नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरे क्लासेस में। दोस्तों, आज की ये क्लास एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लेना। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ये है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश के दौरान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। ठीक है। तो जो चालुक्य राजवंश है, तो चालुक्य राजवंश ने एहोल व बादामी मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? एहोल व बादामी मंदिर, कर्नाटक में जो पड़ता है, उसका निर्माण चालुक्य राजवंश ने किया था। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने अंतिम दिन जो थे वो श्रवण बेलगोला में बिताए। कहाँ? श्रवण बेलगोला। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो आपको बताना है धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा वेद संबंध रखता है। जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद जो है वो आपका धार्मिक है अनुष्ठान, उनसे संबंध रखता है। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। और अगर यजुर्वेद का उपवेद देखें, जो धनुर्वेद होता है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि धनुर्वेद यजुर्वेद का ही उपवेद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो आपको बताना है कि पहली बार हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किस ने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो जो आपके मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य ने पहली बार हाथियों का जो प्रयोग था वो युद्ध में किया था। क्योंकि इससे पहले भी होता रहा है युद्ध का मतलब जो हाथी थे उनका प्रयोग युद्ध में होता था। जो सैनिक थे वो युद्ध में जो जाते थे, हाथियों पर सवार होकर जाते थे। तो युद्ध में पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो मगध साम्राज्य ने किया था। किसने? मगध साम्राज्य। तो आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, मगध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था, आपको ये बताना है। जो आपके हरिकेन है, हरिकेन ने इलाहाबाद से स्तंभ शिलालेख को बनाया था। किसने? हरिकेन ने। आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हरिकेन। जो इलाहाबाद स्तंभ है, इसमें अशोक के काल में बना था। किसके काल में? अशोक के काल में। ये आप लिख लेना, अशोक के काल में ही बना था जो स्तंभ शिलालेख है। कहाँ का? इलाहाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सही है। तो आपको इनका सही मतलब जो है सीरीज में लगाना है कि कालक्रम इनका क्या होगा। तो आपका कालक्रम जो है वो है शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन। कौन सा? शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हमारा ये है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी। और हम्पी में ही एक और मंदिर स्थित होगा। क्या एक हम्पी में एक मंदिर था, उसका नाम क्या था? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर जो आपका है वो हम्पी में पड़ता है। हम्पी जो राजधानी है विजयनगर की। ठीक है। तो जो इस प्रकार आपका विजयनगर स्थित है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। तो दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी, आपको ये बताना है। जो दिल्ली में है वो फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने दिल्ली में उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। तो थोड़ा बार इनके बारे में और जान लेते हैं। जिसमें मतलब जो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक, बलबन के बारे में थोड़ा देखें तो बलबन जो थे, बलबन लौ और रक्त नीति के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? बलबन थे आपके लौ और रक्त नीति के लिए बलबन जाते थे। और सिजदा और जो पैबोस प्रथा थी, सिजदा और पैबोस प्रथा भी बलबन ने लगाया था, चालू किया था।
और जो आपके इब्राहिम लोधी हैं, इब्राहिम लोधी ने दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुए, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुए और जो युद्ध भूमि में पहली बार मारे गए, मतलब पहली बार जो ये हैं युद्ध भूमि में मारे गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें तो दक्षिण भारत में जो प्रसार था वो किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर भारत में किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और दक्षिण भारत में किसने किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो आपको बताना है कि जहांगीर की कब्र, कब्र का मतलब मकबरा भी है, क्योंकि पेपर में अधिकांश मकबरा पूछता है, तो जहांगीर की कब्र भी पूछ सकता है। तो जहांगीर की कब्र या मकबरा कहाँ बनाई गई? तो आपका ऑप्शन सी लाहौर। कहाँ? लाहौर, क्योंकि पहले आगरा में था, फिर इसको स्थानांतरित किया गया था आगरा से कहाँ? लाहौर तक। ठीक है। और थोड़े और देखें, अगर यहाँ बाबर का जो मकबरा है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है। और हुमायूं का है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। और आगरा में मकबरा किसका है? जो आगरा में है वो अकबर का है। अकबर का जो है मकबरा वो आगरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके समय बनी थी? आपको ये बताना है। तो आपके जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। किसके समय? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय। जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इनकी स्थापना जो हुई थी वो इनकी आपकी हुई थी 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुई थी? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ए ओ हुइम ने की थी। किसने? ए ओ हुइम ने। चलिए हम लॉर्ड डफरिन के, अगर लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा जाने, तो स्थायी जो स्वशासन है, स्थायी स्वशासन जो है, और इल्बर्ट बिल विवाद और स्थानीय स्वशासन वो लॉर्ड रिपन ने चालू किया था। और जो आपके लॉर्ड कर्जन है, जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन किनके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो बेंटिंग है, इनके समय जो ठग प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था, 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा जो एक्ट था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। और सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो उस समय वायसराय आपके गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलिए इसका तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? आपको ये बताना है कि वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। जो वायकोम का सत्याग्रह है, जो वायकोम सत्याग्रह है वो आपका केरल में चलाया गया था। कहाँ? केरल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी ने किस गोल में, कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन सा गोल मेज सम्मेलन था। तो आपका जो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन था, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार जो कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और आपको ये भी बताओ जो गोलमेज सम्मेलन है आयोजित कहाँ किए जा रहे थे? ये लंदन में किए जा रहे थे। कहाँ? लंदन में। जो गांधी जी थे वो कभी कभी पूछ लेता है कि जहाज से लंदन गए थे, तो लिख लेना एस एस राजपुताना, कि जहाज से एस एस राजपुताना, एस एस राजपुताना। ठीक है, एस एस राजपुताना से गए थे, एस एस राजपुताना लिख लेना, इससे जहाज से गए थे। और साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए, किस लिए? साइमन कमीशन पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आपको ये बताना है। सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। आपको ये बताना है।
तो गांधी जी के जो पत्रिका थे, वो गांधी जी ने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें एक थी यंग इंडिया, तो एक यंग इंडिया, दूसरी आपकी हरिजन थी, तीसरी नवजीवन थी, चौथी इंडिया ओपिनियन। कौन सी? पहली यंग इंडिया, दूसरी हरिजन, तीसरी नवजीवन, चौथी इंडियन ओपिनियन। कौन सी? इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन का जो संपादन किया था वो साउथ अफ्रीका से किया था। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो इनकी 4 पत्रिकाएं थी। तो इसमें से देख लीजिए कौन सी हुई, तो ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो गांधी जी ने जो संपादन किया था 1933 में, वो यंग इंडिया का किया था। तो आप इनकी हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इन तीनों को भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो ब्रिटिश संसद के लिए किसे चुना गया था, आपको ये बताना है। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी जो थे, तो इनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। दादा भाई नौरोजी, आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने पहली बार जीडीपी का आकलन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जीडीपी का आकलन किया था। और जो दादा भाई नौरोजी जी हैं, इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कितनी बार? 3 बार। वो कौन कौन से अधिवेशन थे? 1886 का अधिवेशन, 1893 का अधिवेशन और 1906 का अधिवेशन। ये 3 अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, मतलब अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो देखिए, इसमें से आपको ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है वो आपका दुर्गा पूजा है। जो कि करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा वो दुर्गा पूजा। कौन सा? दुर्गा पूजा। यहाँ लिख लेना आप ई ऑप्शन करके, दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा। चलिए अब लिख दे रहे हैं इधर साइड में, दुर्गा, दुर्गा, जो आपकी जो 14वीं अमूर्त धरोहर है वो आपकी कौन सी? दुर्गा पूजा। 14वीं अमूर्त धरोहर आपकी दुर्गा पूजा है, इसे करेक्ट कर लेना। इसमें से ऑप्शन आपका ई दुर्गा पूजा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर दुर्गा पूजा। 14वीं जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर है, सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर, वो आपकी दुर्गा पूजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह संबंधित है। तो मनुस्मृति में जिस विषय की चर्चा की गई है वह किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। जो मनुस्मृति है वो आपकी कानून से संबंधित है। किससे? कानून से। ऑप्शन सी जा करेक्ट आंसर, कानून। और मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत लिखा गया है। किसके? धर्मशास्त्र के अंतर्गत लिखा गया है। देखिए पहले क्वेश्चन था इसके पहले वाला, उसमें थोड़ा और आप देख लीजिए। जो आपके कुंभ मेला है, तो कुंभ मेला कौन से अमूर्त धरोहर है? जो कुंभ मेला है वो आपकी 13 मतलब 13वीं जो अमूर्त धरोहर है वो आपका कुंभ मेला है। कौन सी? 13वीं। कुंभ मेला आपका 13वीं है। कुंभ मेला 13 आपकी है। कुंभ मेला 13 आपकी है। ठीक है, ये नोट कर लेना, कुंभ मेला आपकी 13 है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी कौन सी कसीदाकारी का की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सा जो प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर, आपको ये बताना है। जो कसीदाकारी की चिकनकारी शैली है उसके लिए आपका प्रसिद्ध है लखनऊ। कौन? लखनऊ। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लखनऊ कसीदाकारी का चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपको ये बताना है प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो देखिए, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और 6 अन्य अध्यक्ष थे, अन्य मतलब 6 सदस्य थे। तो टोटल 7 मेंबर थे। कितने? 7। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये 29 अगस्त 1947 को, मतलब जो इनको पारित किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, वो 29 अगस्त 1947 को स्थापना इसकी हुई थी। और आपके तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके सदस्य थे वो बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, ये आपके 3 थे। 4 अन्य लोग थे। तो 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, मतलब सदस्य थे, मेंबर थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे।
और पूरा जो संविधान सभा था उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद है। मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष और झंडा समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो आपको बताना है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो संविधान, संसद संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है, क्योंकि मतलब हम ही लोग सरकार को वोट देकर सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो हम लोग जो है अर्थात जनता जनता ही संविधान मतलब जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वो जनता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। सुदृढ़ केंद्र से सुदृढ़ का मतलब मजबूत, क्या मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आपको ये बताना है। जो कनाडा है, कनाडा से किस मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई कहाँ से, कनाडा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा और अगर यूएसए से देखें तो आपका जो यूएसए है, जो अमेरिका है, ठीक, अमेरिका, यहाँ से क्या लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या मौलिक अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से, ठीक है। अगर लंदन से पूछे मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली ये लिए गए आपके यूनाइटेड किंगडम से। और फ्रांस से क्या लिया गया है, गणराज्य, ठीक है, जो गणराज्य है वो फ्रांस से लिया गया है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है, तो पहले मौलिक अधिकार था बट बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि आपका जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में जो आर्टिकल 22 से 35 है वो आपके लिए, जो आपका आर्टिकल 22 से 35 है उसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में लिखा है, ठीक है। नहीं, जो आपका मतलब जो समानता का अधिकार है, अगर समानता का अधिकार देखें तो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14, 15, 16 में कहा गया, किसमें, आर्टिकल 14, 15, 16 में। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में बताया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23, 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। और जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका आर्टिकल 300 ए में है, किसमें, आर्टिकल 300 ए में। और जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 का था उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और आर्टिकल 300 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो कौन सा आपको बताना है कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो कल्याणकारी राज्य से जो संबंधित है वो आपका आर्टिकल 39, कौन सा, आर्टिकल 39, ऑप्शन बी, आर्टिकल 39। जो ये आपको पता होगा, जो आपके राज्य कल्याणकारी नीति है, मतलब राज्य भारत के कल्याणकारी राज्य हैं घोषित करने की, तो ये डीपीएसपी में कहा गया, किसमें, डीपीएसपी में। और डीपीएसपी आपको पता होगा, अगर आपको डीपीएसपी पता होगा किस आर्टिकल में आता है तो आप मतलब इनका एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, क्योंकि डीपीएसपी इसके अंतर्गत इस आर्टिकल में भी नहीं कहा गया 99, और 59 में भी नहीं, 69 में। जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, किस कहाँ से, आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख करता है। तो आप एलिमिनेट भी करके कर सकते थे इसे, तो आर्टिकल 39। और जो आपका डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया, कहाँ से, डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। आपको बताना है कि आपातकालीन जो उपबंधों से संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है। तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 352, 356, 360 है वो आपके आपातकालीन से संबंधित है। जो आपका आर्टिकल 352 है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 356 राजकीय आपात, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ठीक है, ये 3 आपात के लिए आर्टिकल है। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आपको ये बताना है। तो जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल से कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष से
द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल से कोई सदस्य जो है अध्यक्षता करता है। तो आपका ऑप्शन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल से कोई सदस्य। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।